everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. So now we will discuss the critical appreciation of his poem Stress. This is the famous poem and written by एंड्रू मार्वल्स. ओके, ये एंड्रू मार्वल्स की बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम है टू हिज पोएम स्ट्रेस. इंग्लिश लिटरेचर में अपने आप में इसका एक काफ़ी अच्छा और गुड प्लेस है. इसलिए आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, उसका मीनिंग है कि आपको आलोचनात्मक व्याख्या करनी है एंड्रू मार्वल्स की पोएम टू हिज पोएम स्ट्रेस की इन इंग्लिश में. ओके, चलिए देखते हैं. आप इस पिक को हमेशा ध्यान रखिएगा ताकि आपको ये समझ आए कि टू हिज पोएम स्ट्रेस में हम किस तरीके से अपनी थीम को लेकर के चल रहे हैं और पोएट के लिखने वाले के दिमाग में उस टाइम कौन से बैकग्राउंड थॉट्स एंड द कॉन्सेप्ट्स रनिंग में थे. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले आप स्टोरी को समझिए. इसमें क्या है, ये जो पोएम है आपकी टू हिज पोएम स्ट्रेस में एक जो हमारा पोइट है वो अपनी बिलव्ड के साथ में एक जगह पर बैठा हुआ है, वो उससे बातें कर रहा है. तो जो पोइट है वो कहता है उससे, अपनी जो बिलव्ड है, जो उसकी अपनी प्रेमिका है, उससे बोलता है कि देखो समय बहुत कम है और हमें इस समय का सदुपयोग करना चाहिए. यानी कि तुम अपने जो ये बहुत ज़्यादा शाई नेचर की है उसकी जो बिलव्ड है, तो उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा शाई नेचर की हो और समय को ज़ाया कर रही हो, तो टाइम को ज़ाया मत करो. ये संकोची स्वभाव जो है तुम्हारा, इसको छोड़ दो और थोड़ा फ्रैंक बनो. मतलब कहने का ये था, उसको अपनी बिलव को समझाने का ये अपना तरीका था. उसका कहने का मीनिंग यहाँ पर ये था कि इस तरह से जो आज हमारे पास समय है वो हमेशा नहीं रहेगा, एक ना एक दिन समय चेंज होगा और हम लोग भी अपने अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होते चले जाएंगे. तो बेहतर है कि हमारे जो काम आज के समय के हैं हमें उस समय पर ही निपटा देने चाहिए और बाकी आगे आने वाले टाइम का तो कोई भरोसा ही नहीं है. इस तरीके से करके पोइट अपनी बिलव्ड को समझा रहा है कि उसे शाई नेचर को छोड़ देना चाहिए. अब बात आती है हमारे क्रिटिकल एप्रिसिएशन के इंट्रोडक्शन की. टू हिज पोएम स्ट्रेस इज़ ए मेटाफिजिकल पोएम बाय एंड्रू मार्वेल. टू हिज पोएम स्ट्रेस एक मेटाफिजिकल पोएम है, एंड्रू मार्वेल के द्वारा लिखी गई. मेटाफिजिकल पोएम का मतलब होता है आध्यात्मिक पोएम. इट इज़ रिटन एज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग वेयर द स्पीकर एड्रेसेस हिज बिलव्ड. ये पूरी तरीके से लिखी गई है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में. आई थिंक यू नो वेरी वेल. ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है जिसमें एक आदमी सिर्फ अपनी बात को, अपने विचारों को कहता रहे और दूसरा सिर्फ सुनता रहे. ठीक है, और एक स्पीकर होता है जो कि लगातार बोलता है. तो यहाँ पर जो हमारा स्पीकर है, जो हमारा पॉइंट है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है और वो एड्रेस कर रहा है अपनी बिलव्ड को. The central theme is the brevity of the life and the importance of enjoying love and passion before time runs out. पूरी सेंट्रल थीम जो है वो जीवन की इस थीम के चारों ओर घूम रही है, जिसमें हमारा जो पॉइंट है वो लगातार अपनी बिलव्ड से कह रहा है कि ये जो हमारे पास समय है, ये समय है हमारे इंजॉइंग लव का, यानी हमें अपने प्यार को इंजॉय करना चाहिए, इसके लिए महत्वपूर्ण है. साथ ही वो कह रहा है कि हमें अपने जो समय है, जो हमारा टाइम है, इसके पहले कि वो टाइम गुजर जाए, उसके पहले ही हमें अपने प्यार को और अपने पेशेंस को इंजॉय कर लेना चाहिए. द पोएम इज़ विटी, परस्यूसिव एंड फिलोसफिकल. ये पोएम पूरी तरीके से बहुत ही बौद्धिकता लिए हुए है. विटी का मतलब होता है बौद्धिकता, परस्यूसिव है एंड फिलोसफिकल है. स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम की बात कर लेते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन क्या है. इंट्रोडक्शन में आप इतना ही मेंशन कर देंगे तो ये दैट्स एनफ कि आपकी टू हिज पोएम स्ट्रेस एक मेटाफिजिकल पोएम है. लिखने वाले आपके बाय एंड्रू मार्वेल हैं और इसको लिखने के लिए अगर हम इसमें देखें तो क्या चीज़ यूज़ की गई है, इंस्ट्रूमेंट, हमारे जो एक स्टाइल होता है, राइटिंग स्टाइल, वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसमें स्पीकर्स अपने बिलव्ड को एड्रेस कर रहा है. सेंट्रल थीम है कि हमें अपने जीवन में बहुत ही साहस के साथ और साथ ही प्यार को एंजॉय करने का जो महत्वपूर्ण समय है उसे नहीं खोना चाहिए इससे पहले कि वो समय ख़राब हो. इस पोएम को बहुत ही बौद्धिकता, बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता और फिलोसफिकल तरीके से लिखा गया है, यानी परस्यूसिव किया गया है, ग्रहण किया गया है एक तरह से देखा जाए. स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पूरी पोएम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट, इफ़ वी हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. अगर हमारे पास संसार में बहुत समय होता तब तो ठीक है, तुम शाये रहती, मतलब तुम इसी तरीके से शर्माती रहती. अब क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय जीवन में नहीं है, इसलिए स्पीकर क्या बोल रहा है? द स्पीकर बिगिंस बाय सेइंग दैट इफ़ ही हैड एंड हिज बिलव्ड हैड अनलिमिटेड टाइम, हर शाइनेस, कॉयनेस.
वुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। स्पीकर का कहना यह है कि देखो, मैं जो तुमसे आज यहाँ पर कहने की शुरुआत कर रहा हूँ तो वो यहाँ से है कि अगर हम लोगों के पास में अनलिमिटेड टाइम होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तुम इसी तरह कॉयनेस रहती, शाइनेस में रहती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ही कुड स्पेंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एडमायरिंग ईच पार्ट ऑफ हर ब्यूटी एंड वर्शिपिंग हर लाइक ए गॉडेस। उसका कहना है कि अगर हमारे पास हज़ारों साल होते, यानी सौयों साल, सॉरी हंड्रेड्स कहा गया है, तो मतलब अगर हमारे पास 100 साल होते एक दूसरे के लिए खर्च करने के लिए, तो मैं हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करता, तुम्हारी खूबसूरती की प्रशंसा करता और तुम्हें एक देवी की तरह मैं तुम्हारी पूजा करता। अब क्योंकि हमारे पास तो समय नहीं है, ना ही तुम्हारे पास 100 साल है, ना ही मेरे पास है। Example, he says he could love for 10 years before the flood and until the conversion of the Jews, which means an infinite stretch of time. एग्जाम्पल के लिए हम उठा लेते हैं वहाँ की पोएम की अपनी कुछ लाइंस, जिसमें वो कहता है, क्योंकि तुम जानती हो अच्छी तरीके से, हम 10 साल, बस मुश्किल से 10 साल, इससे पहले कि हम बूढ़े हों, हमारे पास यही 10 साल हैं जिसमें हम एक दूसरे के साथ अपने प्यार को बांट सकते हैं। और जैसा कि जुइज़ को आप जानते हैं यहूदियों को कहा जाता है, तो मैं यहूदियों के कन्वर्जन होने से पहले तक तुम्हें हमेशा प्यार करता। विच मीन्स एन इन्फिनाइट स्ट्रेच ऑफ टाइम, जिसका मतलब ये है कि हम टाइम को खींच कर क्या अनंत कर सकते हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम अपने इन 10 सालों को खींच कर कभी भी इन्फिनाइट टाइम नहीं कर सकते। तो इसलिए समय बहुत कम है और हमें अपने प्यार में इसको बिताना है। सेकंड, बट टाइम इज़ शॉर्ट। आगे वो कह रहा है बट टाइम इज़ शॉर्ट, लेकिन टाइम तो बहुत कम है। ही देन चेंजेस द टोन एंड रिमाइंड्स हर दैट टाइम इज़ रनिंग आउट। आगे चल के उसकी टोन एकदम चेंज हो जाती है और वो अपनी बिलव्ड को याद दिलाता है कि देखो, समय किस तरह से ख़राब हो रहा है या समय भाग रहा है। लाइफ इज़ शॉर्ट एंड सून डेथ विल कम। आगे उसने कहा कि जीवन तो बहुत ही छोटा है और जल्दी ही हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जल्दी ही मृत्यु आ जाएगी। आफ्टर डेथ देयर विल बी नो ब्यूटी, नो पैशन एंड नो चांस टू लव। और जैसे ही हमारी डेथ होगी तो क्या तुम उतनी सुंदर रहोगी? क्या तुम उतने ही हमारे पास प्यार करने के मौके रहेंगे? क्या उतना पेशन रहेगा फिर हम दोनों में? उसका कहना ये है कि अगर भाई जीवन थोड़ा सा है, समय थोड़ा है और डेथ जो है वो हमारी तरफ आ रही है या डेथ आ जाएगी, तो फिर क्या होगा? न तुम्हारे पास सुंदरता रहेगी, न पेशेंस रहेगा और ना ही प्यार करने का कोई मौका रहेगा। ही वॉन्ट्स हर दैट इन द ग्रेव हर ब्यूटी विल टर्न टू डस्ट एंड देयर लव विल नॉट मैटर। आगे वो कहता है कि देखो, जब तुम जाकर के कब्र में सो जाओगी, ही वॉन्ट्स हर दैट इन द ग्रेव, वो कहता है जब तुम जाकर के कब्र में सो जाओगी या कब्र में चली जाओगी तो तुम्हारी ब्यूटी धूल हो जाएगी, धूल मिट्टी में दफन हो जाएगी। एंड देयर लव विल नॉट मैटर, तब तो प्यार के कोई मायने ही नहीं रहेंगे। जब तुम मर जाओगी तो प्यार के कोई मायने नहीं रहेंगे। थर्ड पॉइंट, देयरफॉर लेट अस एक्ट नाउ। आगे उसने कहा कि इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, आओ अभी करें जो भी करना है। फाइनली ही आर्ग्यूज हर टू सीज द मोमेंट चारपीडीम सिंस दे कैन नॉट स्टॉप टाइम। लास्ट में वो ये तर्क देता है अपनी बिलव्ड को और कहता भी है कि इस क्षण को पकड़ लो और रोक लो, इसे जाने मत दो, क्योंकि समय को रोका नहीं जा सकता। दे शुड यूज़ इट वाइजली बाय एंजॉइंग लव एंड फिजिकल इंटीमेसी वाइल दे आर स्टिल यंग। आगे उसने कहा कि बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने प्यार को इंजॉय आज करें, कल के लिए ना छोड़ें। और फिजिकल इंटीमेसी, अगर हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध भी बनते हैं तो वो आज होने चाहिए, तब तक हम जवान हैं तब तक के लिए। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमारे बीच इस प्यार का, इस फिजिकल इंटीमेसी का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। He compares their patience to amorous birds of prey, suggesting angry, urgency and intensity. आगे वो इसकी तुलना अपने पेशेंट की करता है एमोरस बर्ड से, जो कि प्रे करती है हमेशा, एनर्जी के लिए सजेस्ट करता है अर्जेंसी और इंटेंसिटी को। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो लगातार कंपेयरिंग कर रहा है एमोरस बर्ड्स ऑफ प्रे को, जो कि मतलब एक चिड़िया है जो कि जिससे प्रार्थना की जाती है, मोरस बर्ड्स ऑफ प्रे से, और ये सजेस्टिंग करती है कि एनर्जी को किस तरह से बांध के रखना चाहिए इंसान को और उसकी इंटेंसिटी को किस तरह हमें रखना है। थीम की बात कर लेते हैं। थीम हमारी किसके ऊपर बेस्ड है? तो 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारी थीम बेस्ड है। कार्प डिम, सीज द डे, लाइफ इज़ शॉर्ट सो एंजॉय लव बिफोर इट इज़ टू लेट। लाइफ छोटी है सो एंजॉय लव, इसलिए इसके पहले कि बहुत देर हो जाए हमें आज ही अपने प्यार को आनंद उठा लेना चाहिए। यह है कार्प डिम सीज द डे, यानी आज ही समय है, आज ही इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। नंबर 2, टाइम एंड मॉर्टेलिटी।
डेथ इज़ अनअवॉइडेबल एंड ब्यूटी एंड यूथ फेड क्विकली। डेथ इज़ अनअवॉइडेबल यानी मृत्यु ऐसी चीज़ नहीं जिससे बचा जा सके, तो मृत्यु ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बचा जा सके। सुंदरता जवानी के साथ रहती है, अगर यंग एज ख़त्म तो आपकी ब्यूटी भी ख़त्म और फेड हो जाएगी। नंबर थर्ड, लव एंड डिज़ायर, प्यार और इच्छाएं। द स्पीकर मिक्सेस जेन्युइन एडमायरेशन विद सेंसुअल परसुएशन। प्यार और इच्छाएं, द स्पीकर आगे चल कर के, जो हमारा पॉइंट है वो आगे चल कर के अपनी जेन्युइन एडमायरेशन को मिक्स करते हुए सेंसुअल परसुएशन को भी वहाँ पर अपने एड्रेस करता है अपनी बीलव के लिए, और कहता है कि आज हम क्योंकि यंग एज में हैं तो आज ही हम मोहब्बत और प्यार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा समय या हम बूढ़े हो जाएंगे और हमें डेथ होने के कगार पर होगी, तब शायद हमें एक दूसरे के लिए सेंसुअल भी नहीं होंगे और ना ही हमारे अंदर इस तरह की कोई डिज़ायर फिर पैदा होगी। ओके, ये था आपका थीम। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या हमारी वीडियोस देखते हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि उनको ये लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिले, और इसी तरह के लॉन्ग क्वेश्चन हम और ज़्यादा आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। यूट्यूब चैनल के यूट्यूब पर किसी भी इंग्लिश चैनल पर इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस नहीं किए जाते हैं। इस तरह से हम अपनी वीडियोस में आपके लिए लेकर आए हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में देखने को ज़रूर मिलेंगे, ये सभी वर्क और इनके ऑथर। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, या अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर स्पेसिफिकली वीडियो बनाएं तो हम बना करके ज़रूर अपलोड करेंगे आपके लिए। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट हेडिंग, Conclusion. Andrew Marvell's To His Coy Mistress is a clever mixture of romance, wit and philosophy. एंड्रयू मार्वेल ने टू हिज कॉय मिस्ट्रेस को बड़ी ही चालाकी के साथ मिक्सचर करके बनाया, जिसमें रोमांस भी है, विट भी है, फिलॉसफी भी है। द स्पीकर ट्राइज टू कन्विंस हिज मिस्ट्रेस टू गिव इन टू लव बाई आर्ग्यूइंग दैट टाइम वेट्स फॉर नो वन। स्पीकर ये कोशिश करता है अपनी मिस्ट्रेस को कन्विंस करने की कि प्यार के लिए बस यही समय है, तो इसी समय में हमें एक दूसरे से प्यार कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के टाइम हमारे लिए वेट नहीं करेगा, और टाइम हमारे ही लिए नहीं बल्कि वो किसी के लिए भी वेट नहीं करता। द पोएम हाईलाइट्स द टेंशन बिटवीन एटर्नल लव एंड द शॉर्टनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस पोएम में हाईलाइट करके दिखाया गया है उस टेंशन को जो कि हमेशा आंतरिक प्रेम और जो मानवीय जीवन है वो बहुत छोटा है और आंतरिक प्रेम बहुत ज़्यादा है, मेकिंग इट वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। और फाइनली अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेटाफिजिकल पोइट्री का, जिसको लिखने वाले थे हमारे एंड्रयू मार्वेल्स। अंडरस्टूड? ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर हो गया है। आप सभी स्टूडेंट्स इसी तरीके से याद करिएगा, पढ़िएगा, इस पिक के थ्रू ज़्यादा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इसमें एक जो है लवर है और उसकी बीलव्ड है, वो किस तरीके से बड़े ही प्यार के साथ चले जा रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इस पिक से कोरिलेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पूरी थीम समझ में आ जाएगी। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी वीडियो में कि आप इसकी थीम को बहुत अच्छे से समझें, इसकी समरी को समझें, और इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन अगर आपको करना है तो आप इसी तरीके से करिएगा। अपने क्वेश्चन को एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने के लिए आप हेडिंग्स को यूज़ ज़रूर करना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम आपको कहते हैं ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय।